हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग करेंगे लिटरेरी सोर्सेज, ऐसी सोर्सेज जिनसे हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं क्रॉनिकल्स। सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द किंग्स कोर्ट वर मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाय ईच रूलर। देखो होता क्या था कि हमारे पास रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो जो राजा होते थे उनके कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी लॉज बनते थे, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, वो उनको मेंटेन्ड करवाया करते थे। In fact, the royal courts appointed chroniclers to document the daily proceedings of the king's court। और इसके लिए उसके कोर्ट में, उसके दरबार में कुछ स्पेशल लोग हुआ करते थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ राजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना ही होता था। This kind of documentation is known as chronicle. Minhaj-e-Siraj wrote the Tabaqat-e-Nasiri, which he dedicated to Nasiruddin Mahmud, a king of the Delhi Sultanate. The Tabaqat-e-Nasiri gives the first-hand account of the historical events starting from the conquest of Delhi by Muhammad Ghori to 1260 CE। ओके, तो ये जो दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने शुरुआत की मोहम्मद गौरी से लेकर और 1260 तक उन्होंने जितनी भी घटनाएं घटी इस टाइम में, जितने भी इवेंट्स हुए उस टाइम को उन्होंने सबको नोट किया था। द तारीख फिरोज शाही बाय ज़ियाउद्दीन बरानी गिव्स अस डिटेल ऑफ फिरोज शाह तुगलक्स राइन्स। इसी तरीके से जो तारीख फ़िरोज़ शाही है, जो एक किताब लिखी गई थी उस समय पे, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी ये किताब। उसके अंदर फ़िरोज़ शाह तुगलक से रिलेटेड और उसके सारे के सारे राइन से रिलेटेड, राइन मतलब जितने टाइम वो राजा रहा, जितने टाइम उसने राज किया, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में उन्होंने लिखी। अब हम बात करते हैं बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़। तो देखो, ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ दो चीज़ें होती हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है जिसमें किसी और के बारे में कोई और लिखता है। ओके, जैसे मेरे बारे में कोई और लिखे तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। और अगर मैं अपने ही बारे में अपने ऊपर अपनी किताब लिखूं अपने ही बारे में, तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफीज़। तो देखो, बहुत सारी ऐसी किताबें थी, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स थे जो और लोगों ने राजाओं पर लिखे, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी थे जो लोगों ने अपनी ही लाइफ के ऊपर लिखे। ओके, तो अब आप लोगों को बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ में फ़र्क पता चला। तो देखते हैं कौन कौन सी थी वो। फॉर द मुगल पीरियड अ वास्ट फंड ऑफ सोर्सेज सच एज द अकबरनामा एंड N.A. अकबरी बाय अबुल फजल आर अवेलेबल। चंद बरदई wrote पृथ्वीराज रासो, which is an account of the life of the famous ruler पृथ्वीराज चौहान। तो देखो, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पृथ्वीराज रासो लिखी चांद बरदई ने। तो ये जो पृथ्वीराज रासो थी, ये बायोग्राफी हुई या ऑटोबायोग्राफी हुई? एक्चुअली ये बायोग्राफी हुई, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान पर लिखी, पर उन्होंने खुद नहीं लिखी, चंद बरदई ने उनके ऊपर लिखी, इसलिए ये हो गई बायोग्राफी। अगर पृथ्वीराज सिंह अपने ऊपर ही लिखते तो उसको हो जाता ऑटोबायोग्राफी। ओके, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, इट वॉज नॉट पृथ्वीराज सिंह। Babur also wrote his autobiography, the Tuzuk-e-Babari। In fact, Babur and Jahangir were the only two Mughal emperors who wrote their autobiographies. जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी इज़ नोन एज तुज़ुक-ए-जहांगीर। अगर हम मुगल्स की बात करें तो बाबर और जहांगीर ही ऐसे दो शख्सियत थी उस समय पे मुगल्स के अंदर जिन्होंने अपने बारे में ही अपने ऊपर लिखा। इसके अलावा बाकी सब ने दूसरों से ही अपने ऊपर लिखवाया या दूसरों ने ही उनके ऊपर लिखा। अब हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स की। तो देखो, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे जो दूसरे देशों से, दूसरी कंट्रीज से, दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे इंडिया में एंटर कर रहे थे। तो वो अपनी जितनी भी जर्नी होती थी, वो जिस राज्य में भी आते थे उस राजा के बारे में लिखते थे, उसके राज्य के बारे में लिखते थे, वहाँ के लोगों के बारे में लिखते थे, अपनी पूरी की पूरी जितनी भी उनकी जर्नी हुआ करती थी उसके बारे में लिखते थे। तो उसको बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया during the medieval period. Their accounts give us a glorious detail of India. The Persian traveler Al-Biruni came to India during the 18th century with Mahmud Ghazni. तो ये सबसे पहले इंडिया में आए। He wrote the Tahqiq-e-Hind or an inquiry
into India describing the social and cultural setting of India. इन्होंने इंडिया के कल्चर के ऊपर किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद में इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जिससे हमें उस समय के इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाई। The Moroccan traveler Ibn Battuta visited India in the 14th century and wrote about the reign of Muhammad bin Tughlaq. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके के जो ये हैं ये आप सब लोग लर्न करिएगा। जैसे अगर हम बात करें अल बरूनी की, तो अल बरूनी पर्शिया से आए थे और इन्होंने तहकीक-ए-हिंद नाम की किताब लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था। इसी तरीके से जो इब्न बतूता थे, इब्न बतूता ने ये मोरक्को से आए थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के राइन के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। अदर फॉरेन travel accounts include the works of Portuguese travelers Domingos Pace during the reign of Krishnadeva Raya of the Vijayanagara Empire and William Hawkins, the English ambassador of Emperor Jahangir's court. Now archaeological sources, देखो इंडिया में जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो इंस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। Inscriptions are pieces of information that have been engraved on large rocks or metal surfaces. The study of inscription is known as epigraphy. तो देखो आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थरों पे, बहुत सारे मेटल पीसेस पर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। जब हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो देखा होगा बड़े बड़े थालियों पर लिखा रहता है, बड़े बड़े रॉक्स पे भी लिखा रहता है, इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है किसी भी राजा के बारे में, और इसकी स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। ओके, so inscriptions were issued by the rulers and were kept at places that were accessible to the common people as well. तो ये माना जाता है कि जो इंस्क्रिप्शंस थे वो राजा लिखवाते थे और उनको ऐसी जगह पर रखवाते थे जिससे कि वो कॉमन पीपल के एक्सेस में आ पाए, कॉमन पीपल उसको देख पाए, पढ़ पाए और राजा के लॉज के बारे में, राजा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन करते थे वो तो उन तक सीमित थे, पर जब वो इस टाइप की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते थे तो लोग भी उनके लॉज के बारे में जान पाते थे। The information on these inscriptions mostly included the achievements of the kings. Inscriptions also stated royal proclamations, victories in battles and donations made to religious centers or scholars. Even आपने अभी भी देखा होगा कि अगर कोई पॉलिटिशियन, नेता कुछ भी बनवाता है तो बाहर उसके बाहर बोर्ड लगवा देते हैं, है ना, कि माननीय इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण मतलब लोगों को बनाकर दिया है। तो सेम पहले के राजा भी ऐसे ही बनवाते थे, अपने जीत के बारे में लिखवाया करते थे जिससे लोग उनकी जीत के बारे में पढ़ पाएँ, उन्होंने रिसेंटली कौन सा बैटल जीता है, क्या उनके अनाउंसमेंट हैं, या उनके जो भी रॉयल कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो लोगों को बताना चाहते हैं अपने बारे में, तो वो उन चीज़ों को उस पर लिखवा के लोगों की पहुंच तक उनको पहुंचवा दिया करते थे। The Chola inscriptions are a major epigraphical source for the medieval period. There are also writings on many historical monuments such as the Red Fort, Taj Mahal and other historical buildings that were constructed by the Rajput rulers. और उन लोगों का ऐसा नहीं सिर्फ रॉक पर ही लिखवा के मन भर गया या मेटल पीसेस पर ही लिखवा कर मन भर गया, ये जो बिल्डिंग्स बनाते थे ये उन पर भी चीज़ों को लिखा करते थे। जैसे कि आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल या रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, उन सब की दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा है। इवन ताजमहल की तो सारी दीवारों पर उर्दू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देखो मुझे उर्दू नहीं आती है पर मैंने ये देखा है कि हाँ लिखा हुआ है। तो जो राजा महाराजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, जो मुगल्स थे, उन्होंने अपने जितनी भी बिल्डिंग्स बनवाई उन पर भी कुछ कुछ लिखवाया था। अब इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिवल पीरियड हैज़ बीन ब्यूटिफुली डिस्प्लेड इन मैनी मॉन्यूमेंट दैट बिलोंग टू दिस पीरियड। सम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इंक्लूड द रेड फोर्ट, ताजमहल एंड कुतुब मीनार। तो मिडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलती है इन चीज़ों से और ये उस समय की इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में से जानी जाती है। The temples of South India represent a different style of architecture from the monuments built by the rulers of the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस क्या है? देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप हो सके तो नेट पर जाकर सर्च करिएगा, आप एक ताजमहल की फ़ोटो देखिएगा, आप एक रेड फोर्ट की फ़ोटो देखिएगा
और एक आप देखिएगा साउथ के टेम्पल्स की, तो आपको बिल्कुल जो उनका बनाने का तरीका था, जो उनकी आर्ट थी, बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा, उनका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। यानी नॉर्थ के जो डिज़ाइन थे वो साउथ के डिज़ाइन से आपको बहुत ज़्यादा अलग दिखेंगे। The architecture of Delhi Sultanate and the Mughal Empire reflects a unique blend of Indo-Islamic influences. उसमें इंडिया की भी झलक देखने को मिलेगी, जितने भी मुगल्स ने मॉन्यूमेंट्स बनवाए उसमें इंडिया की भी झलक देखने को मिलेगी, और मुस्लिम्स मॉन्यूमेंट्स की भी झलक देखने को आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। देखो कॉइन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जब लोगों को जानकारी मिली तो बहुत कुछ पता चला कॉइन से, कि कॉइन पर आपने देखा होगा हमारे तो अभी भी महात्मा गांधी छपे हुए हैं हमारे नोट पर पहले के राजा क्या करते थे कि वो अपनी शक्लें छपवाते थे, अपने चेहरे उन पर छपवाते थे। इवन कई सारे तो अपना टाइम भी लिखवाते थे कि इस समय पे उन्होंने इस एरिया में राज किया। इसके अलावा जो कॉइन से सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है वो पता चलती है किसी भी राजा के टाइम में उसके लोग कैसी लाइफ स्टाइल जिया करते थे। देखो अगर सोने के सिक्के मिलेंगे, चांदी के सिक्के मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उस समय का राजा ये वाला अमीर था और उसके यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी थी, अच्छी खासी हैप्पीनेस थी, वेल्थ थी उस समय पर उसके राज्य में। और अगर तांबे के मिले, कॉपर के मिले, तो शायद थोड़ा सा दिक्कत थी लोगों के साथ। तो कॉइन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। जो स्टडी होती है कॉइन्स की उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। Coins are very valuable sources to reconstruct history as they provide information about the economic conditions during a particular phase। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कॉइन से। The engravings on the coins provide us with information about the rulers and of events that were considered important enough that coins were issued to mark the occasion। Even पहले क्या होता था कि अगर कोई राजा जीत कर भी आता था तो भी वो अलग टाइप के कॉइन को इशू करता था। अगर उसके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी होती थी, उसके राज्य में बहुत बड़ी खुशी होती थी, तो भी वो अलग टाइप के सिक्कों को इशू करते थे। तो अलग अलग माहौल में अलग अलग क्या बोलते हैं उनको, बोल सकते हैं आप, इवेंट्स में वो अलग अलग कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई। The change in coins that was witnessed during Muhammad bin Tughlaq's reign reflects the condition of economy during his rule. The coins of one ruler found in a distant land also suggested that the trade contacts one kingdom might have had with another or the extent of a kingdom। देखो इससे कैसे हम मान सकते हैं, अगर आज के टाइम को हम मिडिवल पीरियड माने तो आज हमारे यहाँ जो सिक्के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, पर अगर हज़ारों साल बाद या 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर वही सिक्के अमेरिका में मिलते हैं, यानी आज के हमारे सिक्के अमेरिका में मिलते हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो कांटेक्ट था वो अमेरिका से भी था, हमारा जो ट्रेड था वो अमेरिका से भी था। तो उस समय के जो कॉइन्स थे अगर वो काफ़ी दूर जगह पर मिलते थे, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते थे, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी पहुंच कहाँ तक थी, उस पर्टिकुलर राजा की पहुंच कहाँ तक थी, उसका राज्य कहाँ कहाँ से ट्रेड करता था। ओके, नाउ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स आपने देखा होगा, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इवन म्यूजियम्स में भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं। इवन पहले के तो राजा महाराजा अपनी दीवारों पर ही पेंटिंग्स बनवाते थे अपने बारे में और अपनी तो स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। द मिडिवल पीरियड हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। द स्कल्पचर्स मोस्टली इंक्लूड फिगर्स ऑफ रूलर्स एंड डिफरेंट डाइटीज दैट वर वर्शिप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कई राजा ऐसे भी थे जो अपने भगवानों की तस्वीर बनवाते थे, जो अपने भगवानों की पेंटिंग बनवाते थे। तो इससे भी हमें ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस समय के राजा अपनी तो हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन सा राजा किस देवता की या किस भगवान की पूजा किया करते थे। These sculptures were carved out of wood, stone and metal। ये किसी से भी बन सकते थे, मेटल से भी बने होते हैं, स्टोन से भी वो लोग बनाते थे और वुड का भी यूज़ करते थे। The bronze statue of Nataraj is an important piece of architecture from the Chola period. The Chola rulers were also known to have statues built.
Paintings of the medieval period revolve around court scenes, mythology, and kings and their queens. During the Mughal period, the miniature style of painting developed. तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. Your today's homework is to do the key terms in your notebook on the very first page, and of course this mind map. You have to draw this mind map on the very first page of your chapter, and then you have to write down these keywords. In the next class, we will do the question answers of this chapter. Till then, bye.